बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अपने बाप के बारे में मोहिनी कुछ भी नहीं बता सकी थी। पिछली रात की फायरिंग के शोर से बदहवास होकर वो बेदार हुई तो पंडित का रोशन कमरा खाली था। सब कुछ तिजोरी से फर्श पर निकाला जा चुका था और इसका बाप घर पर मौजूद नहीं था। वो इतनी बदहवास थी कि सुबह होने तक इस बारे में पुलिस को इतला देने या खामोशी से अपने बाप की वापसी का इंतजार करने का फैसला नहीं कर सकी थी। मुझे हैरत थी कि मोहिनी पंडित ने ऐसा सफेद झूठ बोला था। फायरिंग के तबादले के वक्त नशे की ज्यादती से पंडित का हाल किसी मुर्दे से भी अबतर था। ये माना ही नहीं जा सकता था कि धमाके से होश में आते ही वो सर पर पैर रखकर अपने घर से भाग खड़ा हुआ हो। वो पुलिस की तहवील में जा चुकी थी। मुझे तवक्को थी कि मोहिनी अपनी तमाम तर परकारी और मक्कारी के बावजूद ज्यादा देर तक तफ्तीशी अफसरान के सामने नहीं ठहर सकेगी। वो औरत थी, इससे लेडी पुलिस अफसर ही को पूछगिछ करनी थी, मगर खवातीन पुलिस फोर्स भी अपने दूसरे हम असरों से कम नहीं थी। हालात एक ही दिन में छलांग लगाकर कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। खबरें पढ़ लेने के बाद वीरा ने कहा, हवाओं का रुख बदल गया है। सोचना ये है कि अब हम किन मोहरों को आगे बढ़ाएंगे। एक बसात लिपटी है मगर दूसरी फैल गई है। तुम रात वाले 3 कागजों को क्यों भूल रही हो? सुल्तान शाह ने इसे याद दिलाया। इतने मोटे पलंदे में से बरामद होने वाले वो तीनों कागजात पंडित मनोहर लाल के बगैर अधूरे हैं। इनको बुनियाद बनाकर तुम किन दीवारों से अपना सर टकराओगे? वीरा ने मुझसे सवाल किया। तुम्हारे लिए वो कागजात अधूरे हैं, मगर मुझे एक राह नजर आ रही है। मुझे यकीन है कि पंडित अपने घर से भागकर रुस्तम के पास ही गया होगा। रुस्तम तुम्हारे दिमाग से चिमट कर रह गया है, वीरा ने चिढ़कर कहा। गाहे गाहे इसकी जो तशवीर कशी की है, इसकी बिना पर मुझे पूरा यकीन है कि वो बसेरा को ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं करेगा कि कानून के मुहाफिजों को इसके फाटक पर दस्तक देने का मौका मिल सके। रुस्तम और बसेरा 2 अलग चीजें हैं। बसेरा इसका घर है। बुरा वक्त आ जाने पर इसने अपने दोस्त को किसी और ठिकाने पर भेज दिया होगा। इसका पता सिर्फ रुस्तम बताएगा और रुस्तम बसेरा में रहता है, लिहाजा तुम एक मरतबा फिर इधर जाओगे। वो मेरी बात काट कर गुर्राई। मैं इसके चिड़चिड़ेपन पर हंसे बगैर न रह सका। मुझे रुस्तम के मकान पर चढ़ाई करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुजरम जहाँ भी हो, इसकी सरकोबी जरूर होनी चाहिए। तुम जाकर गजाला के साथ खाना तैयार करो। ये मसाइल हम खुद तय कर लेंगे। सुल्तान शाह ने इसे चिढ़ाने के लिए कहा। ये कोशिश तुम्हारी आजादी के लिए की जा रही है। तुम्हें स्टेशन 4 से रिहाई मिल चुकी है। अब बाहर नकलो हरकत की इजाजत भी मिलनी चाहिए। मैं तुम लोगों की वजह से एहतियात करती हूँ कि कहीं मेरी वजह से मुफ्त में न मारे जाओ। मुझे अपने दुश्मनों का खौफ है, न जान की परवाह। इसने हल्की सी खफगी के अंदाज में वहीं बैठे बैठे एक सिगरेट खत्म की और फिर वहाँ से उठ गई। क्या तुम वाकई रुस्तम के खिलाफ महाज खोलने का फैसला कर चुके हो? वीरा के चले जाने के बाद सुल्तान शाह ने राजदाराना अंदाज में पूछा। मैंने कोई फैसला नहीं किया। अगर वो पंडित मनोहर लाल की पुश्त पनाही कर रहा है तो इसे इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई ताकत इसे नहीं बचा सकेगी। ऐसे पता चलाया जाएगा कि पंडित इसी के पनाहगजी है। मेरे साथ आओ। जरा सी छेड़छाड़ से वो खुलने पर मजबूर हो जाएगा। तो क्या तुमने दोबारा अपने असल नाम से मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है? जरूरी नहीं कि बस एक ही नाम चलता रहे। कल मलक मुमताज और मलक अफजल ने भी इसके दांत खट्टे किए हैं। फिलहाल वही सिलसिला मुनासिब रहेगा। मैं इसे साथ लेकर बेडरूम में पहुंच गया और मुसहरी के सराहने बैठकर रुस्तम का नंबर मिला लिया। मलक मुमताज, मैंने तहकमाना लहजे में कहा, रुस्तम से मेरी बात कराओ। वो नाम शायद बसेरा के पूरे महल में शोहरत पा चुका था। इसने कोई सवाल करने की बजाय मुझे लाइन होल्ड करने का कहा और फिर कदरे ताखीर से रुस्तम फोन पर आ गया। तुम अव्वल दर्जे के झूठे और मक्कार हो। रिसीवर पर रुस्तम की धीमी और मुरब्बियाना आवाज उभरी। पिछली रात तुमने बिला वजह मेरा वक्त बर्बाद किया था। वो गुफ्तगू बिला वजह नहीं थी। मैं जानना चाहता था कि मेरे तआक़ुब की कोशिश में खाक चाटने वाले किसके आदमी थे, और ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि तुमको अंदाजा हो गया होगा कि हर शेर को कहीं ना कहीं सवा शेर जरूर टकराता है। अब मैं हाथ धोकर तुम्हारे पीछे लग गया हूँ। तो क्या तुम अभी तक कराची में हो? इसका सवाल फौरी और बेसाख्ता था। तुम्हारा कभी किसी मलक से वास्ता नहीं पड़ा। मैंने पुरगुरूर आवाज में कहा। हम लोग अपनी आन के लिए जान भी गंवा देते हैं। तुम्हारी किसी अंधी तिजोरी में पड़ी हुई 10 लाख रुपए की मालियत के डॉलर इसका सबूत हैं। हमारी जमीनें रहें या जाएं, आदमी वहां लड़कर फतह याब हों
हों या मारे जाएं, हमें इसकी परवाह नहीं है। तुम्हारी गर्दन पर पैर रखने के बाद ही हम कोई दूसरी बात सोचेंगे। फिल्मी अंदाज में अदा किए जाने वाले इन मुकालमों पर सुल्तान शाह का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कल तक मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। रुस्तम की आवाज बदस्तूर धीमी और पुरसुकून थी। इस वक्त कोई और ही जुबान बोल रहे हो। अपने बिल में चूहा भी शेर होता है। कल हम तुम्हारे बिल में थे, आज मैदान में है। हिम्मत है तो बसेरा से बाहर निकल कर दिखाओ। जूते मार मार कर तुम्हें भी पंडित मनोहर लाल बना देंगे। पंडित मनोहर लाल? रुस्तम ने तोड़ तोड़ कर हैरत से वो नाम दोहराया। तुम ये नाम मुझे क्यों सुना रहे हो? मान लो कि वो तुम्हारा दोस्त है। इसके सारे कागज हमारे पास हैं। तुम्हारी बदमाशी का बदला लेने के लिए हमने इसे जलील किया है। किस्मत भी इसका साथ छोड़ चुकी है, क्योंकि पुलिस इसकी बेटी को उठा ले गई है। वो कब तक तुम्हारे पास छुपा रहेगा? ओह, रुस्तम की आवाज इस बार भी तहय्यज़दा थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो हरकत तुम्हारी थी। तुमने पंडित को तंग करके पस्त हिम्मती का मुजाहरा किया है। वो बहुत शरीफ आदमी है। इस शरीफ आदमी के कागजों का सारा अंबार हमारे लिए बेकार है। वो सामने आए तो हम इसे मुफ्त में लौटा देंगे। बस 3 कागज जरूरी मालूम होते हैं। इससे पूछो कि वो इनकी क्या कीमत अदा करने के लिए तैयार है। तुम इससे कोई सौदेबाजी करना चाह रहे हो? रुस्तम की आवाज में दोबारा इत्मीनान उतर आया। कल तक हम जरूरतमंद थे और तुम्हारी शर्तें मानने पर मजबूर थे। आज तुम और पंडित हमारी जगह ले चुके हो। हम कुछ नहीं कहेंगे। दाम लगाओ, खुद चलकर हमारे पास आओ और लेन देन कर लो। तुम बोल रहे हो कि वो सारे कागजात मेरे नहीं, पंडित के हैं, मगर ये याद रहे कि पंडित तुम्हारा जिगरी यार है। रुस्तम, मलकों के मुंह मत लगो। ऐसी मार खाओगे कि जिंदगी भर के लिए अपाहज हो जाओगे। तुम चलकर मेरे दर पर आए तो मैंने तुम्हें इज्जत दी थी। तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। ये कराची है, यहाँ जागीरदारों वाले कानून नहीं चलते। तुम्हें भी कोई सवा से टकरा सकता है। अगर मेहमानों को निहत्था करके जलील करना और इनका पीछा करना इज्जत में गिनते हो तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत देंगे। इतनी इज्जत कि तुम्हें बालनी दूबर हो जाएगी। मैंने एहतजाजिया लहजे में कहा। मेरे तजलील अमेज रवैये के बावजूद इसने फोन बंद नहीं किया। कोई इकरार नहीं किया था तो मेरी किसी बात से इनकार भी नहीं किया था। मुझे अपना वो दाव कारगर होता हुआ नजर आ रहा था। ये जिद और अनापरस्ती छोड़ दो। किसी भी वक्त मेरे पास आओ, मिल बैठकर हर बात तय कर ली जाएगी। इसने रसानियत से पेशकश की। अब हम इधर नहीं आएंगे। तुम में अपने नाम की जरा सी भी खूबू है तो हमारे पास आओ। अब हम बात तय करेंगे, तुमसे भी और तुम्हारे पंडित से भी। आखिर तुम पंडित के दुश्मन क्यों हो गए हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ छोटे मलक साहब भी थे। तुमने 2 की बेइज्जती की है। पंडित के साथ मिलकर तुम भी 2 हो गए। 2 का हिसाब 1 से बराबर नहीं हो सकता। मुझे जागीरों की रसूम और रिवाज से जरा भी वाकफियत नहीं थी। मैंने मुल्को कौम के दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए इस्तरारी तौर पर अपने और सुल्तान शाह के लिए वो नाम चुने थे। और मौका महल की मुनासबत से रुस्तम ईरानी से तेवर बदल बदल कर बात कर रहा था। मेरा अजीम तर मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह पंडित मनोहर लाल को रुस्तम की तहवील से निकाल कर अपनी गिरफ्त में ले सकूं। इस वक्त तक मेरी हिकमत अमली कामयाब थी। देखना था कि मुकालमों की वो जंग कहाँ खत्म होती है। देखो, ये खोखली धमकियां हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने बिफरे हुए लहजे में रुस्तम की बात काट दी। तुम वक्त की बर्बादी कर रहे हो। हम दावा बोलकर तुम्हारी हवेली को बर्बाद कर देंगे। बसेरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। मेहमान बनकर आना तो 100 बार आओ, लेकिन किसी बुरी नीयत से तुमने इधर का रुख किया तो मेरे आदमी तुम्हें और तुम्हारे हामियों को फाटक पर ही ढेर कर देंगे। मैं तुम्हारे कोई कमजोर हारी नहीं, कराची का एक ताकतवर शहरी हूँ। मुझसे पंजा लड़ाने वाले अपनी उंगलियां तड़वा बैठते हैं। वो कागज तुम्हारे नहीं हैं। तुम अपने चूहेदान से बाहर निकलने पर आमादा नहीं हो तो तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम तुमसे फिर किसी वक्त मुलाकात करेंगे। वो कागज किसी के भी हों, मैं इनके एवज में तुम्हें तुम्हारी दी हुई रकम लौटा सकता हूँ। मैंने तहकीर अमेज हंकारा भरकर कहा, हमने वो रकम जरा सी जाती रंजिश का बदला लेने के लिए खर्च की थी। तुम कराची के कोई सूरमा हो तो कोई बड़ी बात करो। 12-15 तुम क्या चाहते हो? इसने नरमी से फ्याजी का मुजाहरा किया। पैसा मर्द के हाथ का मैल होता है। पंडित को ले आओ, हम खुद इससे सौदा कर लेंगे। तुमको बताया होगा कि तुम्हारे आदमियों ने हमारा पीछा क्यों किया था और हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस बार रुस्तम की आवाज में हल्की सी तुरशी थी। मैंने तुम्हारी पगड़ी नहीं उछाली कि तुमसे माफी मांगता फिरूं। मेहमानों को खुद हथियार छोड़कर मेजबानों से मिलना चाहिए। रही पीछा करने की बात तो दूसरी मुलाकात में तुम्हारी बातों ने मुझे शुबे में डाल दिया था। इसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि अगली बार तुम्हारा पीछा कराऊंगा। इन बातों को याद करोगे तो तुम्हें मेरा फैसला दुरुस्त महसूस होगा। पंडित को कब और कहाँ ला रहे
रहे हो। मैं एक दम नरम पड़ गया। मैं देखना चाहता था कि वो पंडित मनोहर लाल के बारे में कहाँ तक समझौता करने पर तैयार है। वो कहीं नहीं आ सकता तो मुझसे बात करो, मैं अभी फैसला कर दूंगा। सारे कागज लोगे या सिर्फ 3 की बात कर रहे हो? मैं इसे सुलगाने का इरादा कर लिया। मैंने 3 की बात की है, बाकी इसके खातों के हिसाब और तमस्कात हैं। तुमने वो सब मुफ्त में लौटाने का वादा किया था। 3 कागजों के लिए 3 करोड़ का बंदोबस्त कर लो, जगह हम बता देंगे, मैंने रौनक से कहा। 3 कागजों के लिए 3 करोड़। इस बार रुस्तम अपनी हैरत पर काबू न रख सका। मेरे मुतालबे ने शायद इसके होश उड़ा दिए थे। पंडित से पूछ लेना, मैं फिर किसी वक्त फोन कर लूंगा। इन कागजों के लिए शायद वो अपनी जिंदगी भी गिरवी रखने पर आमादा हो जाए। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैं फोन बंद करके सुल्तान शाह की तरफ मुड़ा तो वीरा दोनों हाथ कमर पर टिकाए दरवाजे के वस्त में तनी हुई खड़ी थी। कहो, रुस्तम से गुफ्तगू का क्या नतीजा निकला? इसने तंजिया लहजे में पूछा। पंडित को इसी ने पनाह दी हुई है। 3 कागज बहुत अहम हैं, मैंने मुस्कुराकर बताया। कागज के इन पुर्जों के बारे में क्या इसी ने तुम्हें बताया है? वीरा ने बेएतबारी से पूछा। मैंने 3 कागजों का हवाला दिया था, वो इनके 15 लाख देने पर आमादा है। चंद ही रोज में तुम्हारी रकम 1.5 गुना होकर वापस मिल रही है। तुम्हारा क्या इरादा है? हमारी रकम तो अव्वल खान लौटा ही देगा। अब मेरा हदफ सिर्फ पंडित है, इसी वजह से मैंने 3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। बज़ाहिर वो तुम्हारा मुतालबा तस्लीम कर लेगा, मगर कागज लेकर तुम्हारी गर्दन उड़ाने की कोशिश की जाएगी। ये कहती हुई वो ख्वाबगाह में आ गई। तुम इस मर्तबा फिर आग से खेल रहे हो। जरा वो 3 कागज एक मर्तबा फिर दिखाओ, मुझे पता तो चले कि इनमें क्या राज पिनहा है। मैंने साइड टेबल की दराज से वो 3 कागज निकाल कर वीरा की तरफ बढ़ा दिए। सुल्तान शाह भी तजस्सुस अमेज अंदाज में कुर्सी सिरकाकर आगे आ गया। एक कागज कापी के बुसीदा से सफे पर मुश्तमिल था। इसके ऊपर ऊपरी गोशे पर फीकी कलमी तहरीर में मोसाद का लफ्ज तहरीर था। इसके नीचे खत लगाकर 6 हिंदुओं पर मुश्तमिल एक नंबर लिखा हुआ था। नीचे शायद चीफ और इसके सेक्रेटरी के फोन नंबर दर्ज थे। ये सब मेरा क्यास था, वरना वीरा इस सफे को यकसर मुस्तरद कर चुकी थी। इसके नजदीक इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद का नाम भी अहम नहीं था। दूसरे कागज अंग्रेजी में छपा हुआ था। इस पर कहीं किसी का नाम था, न दस्तखत और तारीख। ऊपर जोश इंटरनेशनल सीक्रेट सोसाइटी का नाम और इसका मुखफ़फ़ JISS छपा हुआ था। मतन में तस्दीक की गई थी कि इस कागज का हामिल तमाम अमली और नजरियाती मकासद के लिए सोसाइटी का ताहयात रुकन मुंतखब कर लिया गया है। वीरा ने इस कागज को भी बेमानी और गुमराह कुन करार दिया था। तीसरा कागज भी कलमी था। इस पर हाथ से 4 खाने बनाकर किसी तरतीब के बगैर 7 कितारों में अंग्रेजी के हरूफ तहजी लिखे गए थे। हर हरूफ के सामने एक नंबर लिखा हुआ था जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। वो 3 कागज पंडित की तिजोरी से बरामद होने वाली एक ही फाइल से निकले थे और बादियुल नजर में ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बच्चे ने हरूफ तहजी और हिंसे लिखने की मशक की हो सकता है कि पंडित तो रुस्तम के लिए कोई कागजात अहम हो, जबकि तुम इन महमल पुर्जों का हवाला दे रहे हो। वीरा चंद मिनट तक इन कागजों में सर खपाने के बाद बोली, मुझे इनमें कोई खास बात नजर नहीं आती। फाइलों की दोबारा वर्कगर्दानी करोगे तो ऐसे कई कागज और भी मिल सकते हैं। सच बात यह है कि शुरू से अब तक तुम्हारा साथ देने के बावजूद मैं अभी तक इन कागजों की अहमियत का अंदाजा नहीं कर सका। सुल्तान शाह ने भी हथियार डाल दिए। ये तुम दोनों की अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं मूसा के बयान की रोशनी में इन 3 कागजों को देख रहा हूँ, इसके लिए इन्हें अहमियत दे रहा हूँ। मैंने कहा, कोई कागज सिर्फ इस वजह से अहम नहीं हो सकता कि इस पर इजरायली सीक्रेट सर्विस या इसके 2 आम ओहदों के नाम लिख दिए गए हैं। वीरा अपनी आदत के मुताबिक फिर बहस पर तुली हुई थी। ये नाम और इनके बारे में मज़ामीन मालूमात आमा की बहुत सी किताबों में मिल जाएंगे। इन्हें किसी भी तरह अहम करार नहीं दिया जा सकता। मैंने इससे बहस जारी रखने का इरादा तर्क कर दिया। मैं तुमको अपनी राय कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इस वक्त रुस्तम से होने वाली गुफ्तगू ने मेरे अंदाजे की तस्दीक की है। वो सौदे पर आमादा हो भी गया तो तुम्हें इससे मिलकर शर्मिंदगी होगी। वो इन कागजों को पहली ही नजर में मुस्तरद कर देगा। वीरा ने फतवा दे दिया। मैंने इसके जवाब में खामोशी ही बेहतर समझी। बहस को बढ़ाने में इसे यदे तूला हासिल था। मेरे जहन में इन वाक़यात की बुनियाद पर एक संगीन खाका तरतीब पा चुका था, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी रोशनी में काम को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। रुस्तम के असर रसूख की वजह से अव्वल खान की मजबूरियां और इसका मोहतात रवैया मेरी सामने था, मगर
मगर मजबूरी ये थी कि मेरे पास सरकारी हलकों तक रसाई के लिए अव्वल खान का कोई मुतबादल नहीं था। मैंने अव्वल खान से राब्ता किया तो इसके पास कोई खास काम नहीं था। मेरी फरमाइश पर वो फौरन ही हमारे पास आने के लिए आमादा हो गया। पिछली रात वो भी काफी देर तक इस लंदे में सर खपाता रहा था जो मैं पंडित मनोहर लाल की तिजोरी से निकाल कर लाया था, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही वो वापस चला गया था। अपने ठिकाने से हमारी रवानगी के बाद इसे अपने घर का ख्याल आ गया। बीवी बच्चों को पेशावर से बुलाने से पहले घर की सफाई सुथराई और रोजमर्रा लवाजम की फराहमी के लिए इसे थोड़ा सा वक्त दरकार था। अव्वल खान के आने से पहले मैंने 3 खसूसी कागजों समेत पूरा रिकॉर्ड फादल ख्वाबगाह में मुंतकिल कर दिया। किसी हंगामी जरूरत के लिए गजाला ने वहाँ इतना बंदोबस्त कर दिया था कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता था। खुले हुए ड्राइंग रूम के मुकाबले में मैं वहाँ ज्यादा सुकून से बात कर सकता था। मालूम होता है कि अव्वल खान के साथ राजो न्याज की तैयारी हो रही है। मुझे फाइलों वगैरह का ढेर मुंतकिल करते देखकर वीरा ने तंज किया, राजो न्याज से ज्यादा ये तुम्हारी सहूलत का ख्याल है। तुम ड्राइंग रूम में आराम से बैठी टेलीविजन प्रोग्राम देखती रहो, और अगर मैं टेलीविजन प्रोग्राम ना देखना चाहूँ, इसने सवाल कर डाला, फिर तुम हमारे साथ शरीक हो सकती हो। इसके लिए जरूरी है कि तुम खुले जहन से शिरकत करो। अभी तक मुखालफत बराए मुखालफत करती रही हो। मैं खामोश रहूंगी, वो इठलाकर बोली। देखना चाहती हूँ कि तुम अव्वल खान को किस तरह शीशे में उतारते हो। वो तुम्हारी बातों से बहुत जल्द मुतासर हो जाता है। माकूल बात तुम्हारे सिवा हर एक को मुतासर करती है। बारहा ऐसा हो चुका है कि एक बात पर अड़ जाने के बाद तुम्हें अपना मौकफ बदलना पड़ा है, फिर भी डटाई तुम्हारी फितरत में शामिल है। वो मेरे साथ ही ख्वाबगाह में चली आई और एक कुर्सी पर विराजमान हो गई। मैं कभी कभी तुमसे तकरार के लिए भी ऐसी बातें कर लेती हूँ, लेकिन ईमानदारी से बता रही हूँ कि इस बार मैं तुमसे जरा भी मुत्तफिक नहीं हूँ। तुमने फिर वही मौजू जिंदा करके मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। मैंने इसे घूर कर सख्ती से कहा, मैं इसीलिए इस कमरे में आया था। वीरा अपने दोनों कानों को छूकर दिल अवेज अंदाज में मुस्कुरा दी। अव्वल खान आया तो वो बदस्तूर मेरे सर पर सवार थी। गनीमत था कि इस दौरान में इसने अपने वादे की मुकम्मल पासदारी की थी। मैं खुद भी दफ्तर में उकताहट महसूस कर रहा था। अव्वल खान ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बताया, बस ये सोचकर बैठा रहा कि तुम चारों मुझसे पीछा छुड़ाकर भागे हो। मैंने रोज यहाँ के चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो तुम फिर घबरा जाओगे। लाहौल वला कुव्वत, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम कैसी बातें करते हो। वो उकताहट तुम्हारी जात से नहीं, वहाँ के सिंगलाख और यकसा मर्दाना माहौल से थी। वीरा को वहाँ अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। ये ज्यादा देर तक ऐसे खुश्क माहौल में नहीं रह सकती। ये गजाला की शिकायत थी, बिला वजह मुझे बदनाम मत करो। वीरा ने एहतजाज किया। शिकायत किसी को भी हो, इसका वजूद जरूर था। अव्वल खान बोला, मेरी खराबी ये है कि मैं खुद को अपने माहौल से अलग नहीं समझता, क्योंकि अनथक मेहनत और बेलौस कारकर्दगी के लिए वो माहौल मेरा अपना ही पैदा किया हुआ है। जाहिर है, मैंने इकरार किया, कमांडर अपनी कमान में मौजूद हर खूबी और खामी का पूरी तरह जिम्मेदार होता है। कभी ये ख्याल दिल में न लाना कि हम में से कोई तुम्हारी जात से फरार का ख्वाह है। स्टेशन 4 में हमारे लिए तुम ही तब्दीली की इलामत थे, वरना हमारे लिए वहाँ खाने, ऊँगने और फिर सो जाने के अलावा क्या मसरूफियत थी। ये बातें चलती रहेंगी। इसने कुर्सी पर पहलू बदल कर कहा, ये बताओ कि रात क्या नतीजा निकला। तमस्कात, बैंक स्टेटमेंट और प्रोनोट, ये इस थैले की कुल कायनात थी। इस पलंदे से अंदाजा होता है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर सूदी कारोबार चला रहा है। ये कहते हुए मैंने अलग निकाले हुए 3 कागज इसके सामने डाल दिए। अव्वल खान ने गौर से इन कागजों का जायजा लिया। इसके सपाट चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वीरा की तरह वो भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। क्या ये कागज भी इन्हीं फाइलों में से मिले हैं? खासे तवील और तफक्कर अमेज सकूत के बाद इसने पूछा। इसकी कारोबारी दस्तावेजात से हटकर बस यही 3 कागज मुख्तलिफ थे। मुसाद और सीक्रेट सोसाइटी के नामों की वजह से इन कागजों की कोई अहमियत हो तो हो, वरना बज़ाहिर ये बेमानी मालूम होते हैं। इसने तज़ब्ज़ब से कहा, मेरी राय तुमसे 100% मुत्तफिक है। वीरा मतलब की बात सुनते ही बेसाख्ता बोल पड़ी। गौर करने वाली बात यह है कि पंडित मनोहर लाल के घर बज़ाहिर चोरी की वारदात होती है। वो कुछ देखे बाले या पुलिस से रुजू किए बगैर रुपोश हो जाता है। इसका क्या
सबब समझ में आता है। मैंने बुनियादी सवाल इसके सामने रख दिया। मैं इसकी रुपोशी को ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। उन्होंने खुद बताया है कि वो नशे में मदहोश था। फायरिंग के शोर से हड़बड़ाकर उठा और घर से निकल भागा। नशा उतरने के बाद इसे अपने घर लौट आना चाहिए था। मैंने अव्वल खान के इस्तदलाल पर अपनी जिल्लाहट का इजहार किए बगैर पूछा, हो सकता है कि वो आया हो। इस वक्त तक पुलिस इसकी बेटी को ले जाने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। वो खौफजदा होकर उल्टे पांव कहीं गायब हो गया हो। इसे खौफ होगा कि कहीं वो भी न दार लिया जाए। अव्वल खान के मंतकी जवाब पर वीरा फातहाना अंदाज में मुस्कुराने लगी, मगर मैंने इस तरह नहीं सोचा। मुझे अपना नुक्ता नजर बयान करना पड़ गया। तुम शराब नहीं पीते इसलिए ये बात नहीं समझ सकोगे, मगर वीरा मुझसे इत्तफाक करेगी कि आदि शराबी कैसे ही नशे में हो, लाशौरी तौर पर अपने मुफादात के बारे में होशियार रहता है। वो फायरिंग से बदहवास होकर नहीं भागा। ये देख कर इसके आसान खता हो गए कि नामालूम चोर नकदी और जेवर को छोड़कर सारा रिकॉर्ड ले गए। और तुम्हारा ख्याल है कि इसे रिकॉर्ड से ज्यादा इन 3 कागजों की फिक्र थी? इसने पूछा। तुम ज़हीन हो, ये वाकया बिल्कुल इसी तरह रूनमा हुआ है। इसका सबूत ये है कि पंडित को रुस्तम ईरानी ने पनाह दी हुई है। मैं रुस्तम से बात कर चुका हूँ। अव्वल खान की आंखों में अकाबी चमक नमूदार हो गई और वो अपनी कुर्सी में चुकन्ना होकर बैठ गया। मैंने रुस्तम के साथ होने वाली गुफ्तगू दोहरानी शुरू कर दी। तफसीलात सामने आने के साथ साथ अव्वल खान के चेहरे पर जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। बातें बहुत सीधी और वाज़ेह थीं और खुद एक राह का तयन कर रही थी। तुम बिल्कुल सही सिमत में सोच रहे हो। पूरी बात सुन लेने के बाद अव्वल खान बोला, हो सकता है कि पंडित खुद मोसाद के लिए काम कर रहा हो। जोश इंटरनेशनल सीक्रेट सोसाइटी वाला मतबूआ सदाकत नामा सिर्फ इसी के लिए है। 4 खानों में बना हुआ अल्फानियो मुरक्का चार्ट इनके खुफिया पैगामात का कोडर हो सकता है। अव्वल खान ने पुरजोश लहजे में दरमियान से मेरी बात उचक ली। ये बिल्कुल डिकोडर चार्ट है। इससे Z तक तमाम हरूफ के लिए नंबर मुकर्रर किए गए हैं। बात मेरे जहन में चकरा रही थी, लेकिन मैं इतने सही नतीजे तक नहीं पहुंच सका था। अगर सीक्रेट सोसाइटी के अरकान ने अपने लिए डिकोडर इसी तरह हाथ से नकल किया हुआ है तो सोसाइटी बहुत यतीम और मस्कीन मालूम होती है। वीरा ने मुत्तफिका राय का बेदर्दी से मुजाहका उड़ाना शुरू कर दिया। जिस सोसाइटी के पीछे यहूदियों का जहन कार फरमा हो, वो हरगिज इतनी बेसरो समान नहीं हो सकती। दुनिया जानती है कि यहूदी अपने मफाद के तहव्वुज़ के लिए दरिया दिली से पैसा लुटाते हैं। हो सकता है कि पंडित ने किसी मजबूरी की वजह से मतबूआ डिकोडर चार्ट को नकल किया हो। यहूदी सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान एक दुश्वार सरजमीन है। अव्वल खान मेरा हमनवा बन चुका था। डेविड स्टार्स के ताक़ुब में हमने अमेरिका की खाक छानी है। वीरा ने मुझसे मुखातब होकर कहा, कैप से अहम वादे की फाइल तुमने खुद हासिल की थी। यहूदियों की सरगर्मियों को करीब से देखने के बावजूद हमें कहीं भी इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम सुनने को नहीं मिला और तुमने इसे पंडित की तिजोरी से बरामद कर लिया है। मेरी दुआ है कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, मगर मेरी राय है कि इस तरह हम वक्त जाया करेंगे। मैं सब्र सुकून से इसके खामोश होने का इंतजार करता रहा। इसने बात पूरी कर ली तो मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, तुमने वादा किया था कि हमारी गुफ्तगू में ऐसी दखल अंदाजी नहीं करोगी। प्लीज अब तुम ड्राइंग रूम में चली जाओ ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। सॉरी। वो फौरन खुशामद पर उतर आई। तुम्हें मालूम है कि बोलना मेरी सरशस्त में शामिल है। अव्वल खान को मेरी राय से भी वाकिफ होना चाहिए। मैं अब नहीं बोलूंगी। तुम्हारी बात अधूरी रह गई। अव्वल खान ने मुझे याद दिलाया, मुसाद वाले कागज के बारे में तुम कुछ बताने वाले थे कि मैं दरमियान में बोल पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।